जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है, टॉपिक को करंट टू कोर ऐसे डिस्कस किया जाता है कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं और एग्जाम में जैसे ही आपको यहां से कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसकी छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। दोस्तों, हमारी इस करंट टू कोर स्टडी का अगर हम एक परिणाम देखें तो हमने जनवरी 2023 से अगर 20 मई 2023 तक की हमारी क्लासेस का एनालिसिस करें तो उसका परिणाम आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिलता है। 21 मई 2023 को हुए एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के जीएस वाले पेपर में जितने भी हम लोगों ने लेक्चर किए हैं, ऑनलाइन लेक्चर पड़े हुए हैं, आप चाहें तो वहां जाके चेक कर सकते हैं कि 21 मई 2023 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर की क्लासेस में जो हमने करंट को डिस्कशन किया है वहां से देखने को मिल रहे हैं। वो भले हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, भले भूगोल का क्वेश्चन हो, भले साइंस का क्वेश्चन हो या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। क्लियर? तो करंट टू कोर अगर आप इस चीज का अध्ययन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होता है। फायदा क्या है? एक तरफ तो आप ट्रेडिशनली सब्जेक्ट्स को पढ़ते जाते हैं तो वहां से आपका बेस बन रहा है, और आप जब करंट टू कोर स्टडी करते हैं तो आपको स्पेशल वो हाईलाइट मुद्दा बेहतर तरीके से पढ़ने को मिल जाता है जो करंट अफेयर में चर्चा में और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। क्लियर? क्योंकि देखिए, हिस्ट्री आप बहुत पढ़ते हैं, ज्योग्राफी आप बहुत पढ़ते हैं, साइंस आप बहुत पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप बहुत पढ़ते हैं। अब आपको पर्टिकुलर ये तो पता है नहीं, ना ही आप उसके उस पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, लेकिन करंट अफेयर में चर्चा में होने की वजह से ये तो तय हो जाता है कि भाई यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। और आप जब उसी को करंट टू कोर तक डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे ही वहां से क्वेश्चन आता है, या तो करंट में चल रहा है किसी चर्चा की वजह से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर उसी मुद्दे को आपने कोर तक डिटेल में किया है तो उसमें कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको टकरा ही जाता है, ये याद रखिएगा। और वैसा ही हमें इस वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में भी देखने को मिला है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की जो आपकी करंट टू कोर डिस्कशन वाला जो मुद्दा है इसको आप जरूर देखिए, इसके नोट्स भी बनाइए, क्योंकि एग्जाम में बहुत फायदेमंद चीज होती है ये। स्पेशल किसी सब्जेक्ट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को भी वैसे ही करंट टू कोर स्टडी को लेकर। आज के सबसे पहले मुद्दे में देखते हैं जो चर्चा में रहे हैं और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से मुद्दे रहे चर्चा में? तो अगर हम मुद्दों की बात करें, सबसे पहले रहा अल्जाइमर रोग। अब देखिए, अल्जाइमर रोग चर्चा में रहा है। अब एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल गया तो आप बोलेंगे कि साइंस के बायो वाले सेगमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन परंतु ये करंट अफेयर में चर्चा में रहा है और ये मैं पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे कह रहा हूं क्या कि ऐसे टॉपिक को आप डिटेल में करिए, क्योंकि ये इनकी एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो देखिए, अल्जाइमर रोग चर्चा में रहा है क्योंकि इसकी दवाई बनाई गई है, उस दवाई के कारण चर्चा में रहा, तो हम इसके बारे में डिटेल देख लेंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। फिर हम बात करेंगे कीरू जल विद्युत परियोजना की। अब सोचिए, अगर एग्जाम में कीरू जल विद्युत परियोजना देखने को मिल जाए तो आप यहां तो समझ लेंगे कि ये कहीं ना कहीं करंट में है, और हो सकता है कि आप इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट भी कर दें। लेकिन अगर आप इसमें जा रहे हैं, इसमें अगर वो नदी, ये जो परियोजना ये चिनाब नदी पर बन रही है, तो इस वजह से चिनाब नदी से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके दिमाग में तो यही बैठ रहा है कि चिनाब ज्योग्राफी से पूछ लिया, नदी वाले सेगमेंट से। लेकिन वो दिमाग में आने का कारण ये भी तो हो सकता है कि परियोजना चर्चा में रही चिनाब नदी पे, इसलिए और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हो। तो ऐसे कोड करना पड़ता है, तब जाकर आप क्वेश्चंस को पकड़ पाते हैं। तो कीरू जल विद्युत परियोजना के बारे में देखेंगे, चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे, कहां से निकलती है और क्या उसकी व्यवस्था, कहां अंत होती है, किस राज्य में ये परियोजना बनाई जा रही है, चर्चा में क्यों रही, सब चीजें डिटेल में देखेंगे। फिर बात करेंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। अब देखिए, हाई ब्लड प्रेशर ये मुद्दा चर्चा में है। देखेंगे होता क्या हाई ब्लड प्रेशर, साधारण शब्दों में चर्चा में क्यों रहा, यह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कारण क्या होते हैं, क्या प्रभाव हो सकता है, सब पर डिटेल की जाएगी। फिर हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर की। त्र्यंबकेश्वर मंदिर चर्चा में रहा, एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सांप्रदायिक विवाद देखने को मिला जिसको लेकर यहाँ पर एसआईटी का गठन देखने को मिला है, तो इस वजह से चर्चा में है। अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करेंगे, ये मंदिर महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी, नासिक जिला, दोनों ही चर्चा का मुद्दा बन गए इसके कारण। इसके साथ साथ ये मंदिर जो है ये नागर शैली का मंदिर है, तो यहां पर हम नागर शैली के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब नागर शैली आप संस्कृति वाले चैप्टर में चले जाएंगे, परंतु ये करंट में चर्चा में रहा त्र्यंबकेश्वर मंदिर के कारण। क्लियर? यहां से नेक्स्ट जाएंगे तो SAF 2023 की चैंपियनशिप होने वाली है। चैंपियनशिप क्या है, ये SAF क्या है, इसके बारे में देखेंगे। और भारत जो है
उसका इसमें क्या स्थान है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये मुद्दे हैं जो चर्चा के रहे हैं, जिन पर क्वेश्चन आने की संभावना है। एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। पहला क्या है आपका, अल्जाइमर रोग। दोस्तों अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बायोजेन नाम याद रख लीजिएगा और आईसाई कंपनी, कौन सी कंपनी, बायोजेन और आईसाई कंपनी जो है, इन्होंने एक दवा विकसित की है लेकानेमाब। तो अगर आ जाए लेकानेमाब किसकी दवा है, तो अल्जाइमर रोग की। कहां की है ये, तो यूनाइटेड स्टेट की, यूएस की। फूड एंड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं फूड एंड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की संस्था है, जिससे इन्होंने इस मेडिसिन को त्वरित अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कही है। अब यहां पर इस मेडिसिन को त्वरित अनुमोदन मिल गया है। जैसे ही इस मेडिसिन को अल्जाइमर रोग से रिलेटेड है अनुमोदन मिला है किसका, एफडीए का, उसके बाद एक और दवा कंपनी है जिसका नाम है एली लिली। अब एली लिली दवा कंपनी कहां की है, यहीं की है, और इसने भी क्या किया है, डोनानेमाब। पहले कौन सी आई थी, लेकानेमाब, फिर आ गई डोनानेमाब। तो डोनानेमाब और लेकानेमाब दोनों जो दवाएं हैं ये किससे रिलेटेड है, अल्जाइमर रोग से रिलेटेड है, यूएस से है। याद रखिएगा, एक को अनुमति मिल गई है और एक अनुमति लेने की तैयारी में है, इस वजह से चर्चा में रहा है। अब आप लोगों को यह तो पता चल गया कि अल्जाइमर रोग चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि दवा बनाई गई है ना। और ये दवा बनाना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि अभी तक अल्जाइमर रोग के लिए कोई स्पेशल इलाज नहीं देखने को मिलता, विशेष कोई दवा देखने को मिलती, इसका उपचार अभी तक नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इस वजह से ये दवा बनाना, इसकी मंजूरी मिलना एक अच्छा कदम माना जा रहा है इस बीमारी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इसके बारे में। तो अल्जाइमर रोग का परिचय, अल्जाइमर रोग है क्या, तो ये न्यूरो डिजनरेटिव विकार है। याद रखिएगा, न्यूरो डिजनरेटिव विकार है। किसको प्रभावित करता है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला विकार है, अर्थात रोग है। क्या समस्याएं होती है इससे समस्याएं होती हैं, एक तो आपकी याददाश्त चली जाती है ना, स्मृति समाप्त होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगती है, आप रिएक्ट चीजों को लेकर अलग करने लगते हैं, आप चीजों को पहचान नहीं पाते, आप चीजों को क्या करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। आपके अंदर संज्ञानात्मक जो शक्ति होती है, संज्ञानात्मक शक्ति जो होती है वो कमजोर हो जाती है आपको, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है और अजीब प्रकार की हरकतें आप करने लगते हैं। ये सब चीजें किसके अंदर दिखते हैं, ये समस्याएं देखने को मिलती है आपको अल्जाइमर रोग जब हो जाता है। तो अगर इसके कारण की बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट कारण है इसका आयु। अगर आपकी आयु 65 हो गई है तो आपको ये रोग दिखेगा। जेनेटिकली भी इस रोग के कारण मिलते हैं। अमाइलॉइड प्रोटीन, ये अमाइलॉइड प्रोटीन जो है ये आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में चिपक जाता है। अब जैसे ये अमाइलॉइड प्रोटीन मस्तिष्क की कोशिकाओं में चिपक जाता है तो इस रोग के होने की संभावनाएं हो जाती है। आपके जीवन शैली संबंधी कारक इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जीवन शैली संबंधी कारक में आप किसको लेंगे, किसी को हृदय रोग होगा, किसी को बोल सकते हैं कि मधुमेह होगा, है ना, डायबिटीज हो सकता है, किसी को हम बोल सकते हैं कि किडनी संबंधी बीमारी हो। तो ऐसी अगर किसी को बीमारी है, मधुमेह है, हृदय रोग है, तो इस प्रकार के रोग वालों को भी दिखने की संभावना दिखती है, क्योंकि इस प्रकार के रोग वालों को अलग प्रकार का जीवन शैली होती है, इसलिए ये संभावना है। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको नशा करने की आदत है, जैसे कोई धूम्रपान करता है या नशा करने की आदत किसी को, तो उसको भी ये रोग हो सकता है। और इसके कोई विशेष लक्षण ऐसे दिखाई नहीं पड़ते जिनके कारण ये होता है। तो कारण स्पेसिफाइड नहीं है, पकड़ा नहीं गया अभी तक, है ना, लेकिन उसके बावजूद ये कारण बताए जाते हैं। प्रसार, तो इसके अगर प्रसार की बात करें दोस्तों तो विश्व में लगभग 55 मिलियन लोग इसके पीड़ित हैं। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में कहीं ना कहीं ये मानकर चलिए कि 7.6 मिलियन लोग 2023 तक इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसका प्रसार भी बहुत बड़े स्तर पर है। क्लियर। अगर इसके निदान की बात करें तो याद रखिएगा न्यूरो साइकोलॉजिकल परीक्षण इसके लिए होता है। इसके अलावा MRI वगैरह स्कैनिंग भी करवाई जाती है, जिसके आधार पर इसका इलाज शुरू
करवाया जा सकता है। तो इसके परीक्षण, इसके निदान के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण एमआरआई जैसे जांचें होती हैं, जिसके बाद इसके लिए डॉक्टर्स एक्शन लेते हैं। और उपचार की बात करें तो क्लियर कह सकते हैं आप, कोई दवा नहीं है। क्लियर। इसके अलावा अन्य सहायक दवाओं के आधार पर कहीं ना कहीं अच्छी देखभाल के आधार पर इसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उपचार करने का प्रयास किया जाता है। तो ये किसके बारे में बात की हम लोगों ने? अल्जाइमर के बारे में। अल्जाइमर का संबंध भूलने से है, याददाश्त शक्ति से है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। और चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अमेरिका में दवाएं बनाई गई हैं इसको लेकर, इसलिए चर्चा में रहा है। तो हमने अल्जाइमर रोग के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कीरू जल विद्युत परियोजना को लेकर। कीरू जल विद्युत परियोजना मैं समझता हूं कि एग्जाम में आ सकती है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट परियोजना है। अगर हम इस परियोजना की बात करते हैं तो ये परियोजना सबसे पहले जानिए चर्चा में क्यों रही। कौन सी परियोजना? तो याद रखिएगा, कीरू जल विद्युत परियोजना। क्लियर। अब क्या हुआ? सीबीआई के बारे में मैंने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था। और जिस दिन मैंने, देखिए कितना बड़ा एक आप बोल सकते हैं कि मौका रहा कि अचानक से वो बात निकली। जब मैंने सीबीआई पे डिस्कस किया था तो उस समय मैंने 1962-64 के बीच में मैंने संथानम समिति की भी बात की थी। और जब संथानम समिति की बात की थी उस समय मैंने सीबीआई के कहीं ना कहीं बनने की बात की थी। और एग्जाम में एमपीपीएससी के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला संथानम समिति का। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं डिस्कशन के बाद एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए लेक्चर को बहुत सुनना अच्छे से जरूरी है। एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आप अगर किसी भी चीज को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अच्छे से उसको सुनना भी जरूरी है। तो सुनिए, लिखिए, नोट बनाइए। तो मैंने वहां पर संथानम समिति के बारे में बात भी किया था और पेपर में क्वेश्चन भी आ गया। देखिए किस हिसाब से चीजें हैं। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, अब इसके बारे में कुछ दिन पहले डिस्कस किया तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। कहां पर? जम्मू कश्मीर में कीरू परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच के लिए दिल्ली तथा राजस्थान में कई जगहों पर तलाशी ले रहा है। मतलब ये कीरू परियोजना जो जम्मू कश्मीर में बन रही है, इसमें भ्रष्टाचार की आशंका थी, इसलिए सीबीआई क्या कर रही है? दिल्ली और राजस्थान में कई जगह पर इसने छापेमारी की है। अब चूंकि छापेमारी की है तो ये करंट अफेयर में चर्चा में हो गई। अगर अब कीरू परियोजना चर्चा में है तो इसके बारे में समझना भी पड़ेगा। क्लियर। अब कीरू परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये परियोजना जो है वो रन ऑफ रिवर योजना के अंतर्गत लाई जा रही है। तो याद रखिएगा कि ये जो परियोजना है इसकी परिकल्पना किसके अंतर्गत लाए हैं आप लोग? रन ऑफ रिवर योजना के तहत। अब इसको भी देखते हैं और वो क्या है उसको भी देखते हैं। पहले ये समझिए कि कीरू परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ा है, यहां पर बनाई जा रही परियोजना, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में। अब यहां पर बनाई जा रही है, कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर बनाई जा रही परियोजना है। कौन सी परियोजना? कीरू जल विद्युत परियोजना। किसके अंतर्गत बना रहे हैं आप? रन ऑफ रिवर योजना। रन ऑफ रिवर योजना में इतना याद रखिएगा कि अधोमुखी ढाल वाले जो नदी हैं, अधोमुखी प्रवाह वाली नदी, जो रन फॉर रिवर है ना, ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। रन फॉर रिवर मतलब अधोमुखी प्रवाह, प्रवाह में रन कर रही है रिवर। तो अधोमुखी प्रवाह वाली जो रिवर है, ठीक है, और इनसे क्या कर रहे हैं आप लोग? इनकी जो शक्ति है, जल की शक्ति, जल प्रवाह की शक्ति जो है का प्रयोग करना है। और इसके लिए कई जगह पर छोटे स्तर पर जो टरबाइन बोलते हैं ना, टरबाइन के माध्यम से आप जल विद्युत का काम करने वाले हैं रन ऑफ रिवर योजना के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत बनाई गई है कीरू जल विद्युत परियोजना, जिसपे काम चल रहा है और भ्रष्टाचार की बात आ रही है। ठीक है। तो अधोमुखी प्रवाह वाले, अच्छा अधोमुखी प्रवाह का मतलब क्या होता है? अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर प्रवाह का मतलब जो भी नदी जाएगी तो वो तेजी बहेगी, तो उसके प्रवाह से आप शक्ति, उसकी प्रवाह की शक्ति, जो जल की गति, उसकी शक्ति का प्रयोग करके आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज करना चाहते हैं टरबाइन को घुमा के। तो ये रन ऑफ रिवर योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है। अब ये काम कहां किया जा रहा है? कौन सी परियोजना में इसको शामिल किया गया? तो कीरू जल विद्युत परियोजना, जो कहां है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में है, चिनाब नदी पर है। अब चिनाब नदी की याद रखिएगा, चिनाब नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कहां से निकलती है? तो लाहौल स्पीति वाला इलाका है, लाहौल स्पीति का जो इलाका है, यहां पर दो धाराएं निकलती है, एक होती है चंद्र और एक होती है भागा।
और चंद्र और भागा जब मिलती हैं तो इसे हम चिनाब कहते हैं। चिनाब जो है वो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्लियर, चिनाब जो है वो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी, आपको याद रखना है। क्लियर, तो ये चीजें जो रही ये किससे रिलेटेड रही, कीरू जलविद्युत परियोजना, रन ऑफ रिवर योजना क्या है, चिनाब नदी के बारे में भी थोड़े फैक्ट देख लिए, एग्जाम में यहां से देखने को मिल सकता है। जो पंचनद कार्यक्रम है सिंधु का, उन पंच नदों में शामिल है चिनाब नदी, ये याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट नदी है चिनाब नदी। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र से निकलती है। किस रूप में निकलती है, चंद्र और भागा दो धाराओं के रूप में निकलती है। और संयुक्त धारा में इसे क्या नाम देते हैं आप, संयुक्त धारा के रूप में इसको आप नाम देते हैं चिनाब। ठीक है, तो यहां पर हमने चिनाब की बात की। अब हम बात करते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर डे। तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कब 17 मई 2023 को क्या मनाया, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया। क्लियर, और अब इस अवसर पर उसने क्या किया, 75x25 कार्यक्रम का अनावरण किया। अब देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 75x25 कार्यक्रम। अब सोचिए कि ये जो कार्यक्रम है ये करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। किस दिन किया, 17 मई को। किस दिन किया, 17 मई को। किस दिन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। अब यहां याद रखिएगा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को आप लिख रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। यहां पर इसको क्या लिखा आपने, WHD, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। यही उच्च रक्तचाप है, इसी को आप हाई ब्लड प्रेशर के तौर पर भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था यहां रही। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यहां पर 25 का मतलब है 2025, 75 है /25, तो जहां पर जो 25 इसका मतलब क्या, 2025, और 2025 तक, और 75 का मतलब क्या है, 75 मिलियन। तो क्या बोला गया, 2025 तक 75 मिलियन लोगों को उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित जो होंगे उनकी जांच करना, उनके मानकों की देखभाल प्रदान करना है। तो 2025 तक 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और मानक देखभाल करने का उद्देश्य रखा है भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो 75-25 कार्यक्रम के नाम पर जाना गया है, याद रखिएगा। अब इसमें उच्च रक्तचाप को भी शामिल किया और मधुमेह को भी शामिल किया, दोनों को याद रख लीजिएगा। ये दोनों के दोनों करंट अफेयर के मुद्दा हैं। अब एग्जाम में आगे जाकर आपसे देखने को मिल जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन कहां से ढूंढ के देता है, और भाई क्वेश्चन कहीं से ढूंढ कर नहीं देता, क्वेश्चन करंट में होता है, बस जरूरत किसकी है, करंट टू कोर। याद रखिएगा, करंट टू कोर जो स्टडी करेगा उसका पेपर बेहतर जाएगा। प्री हो या मेंस, कांस्टेबल हो, एसआई हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, करंट टू कोर स्टडी करना सीखिए डिटेल में, तब आएगी चीजें। ठीक है, अब इसमें थीम देखिए, 2023 की थीम क्या है, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। कहीं ना कहीं थीम जो है वो लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए बात करता है, और इसके लिए आपको उसका मापन पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रक्तचाप संबंधी विशेषता रही, ये इसकी थीम रही, जिसके अंतर्गत आप वैश्विक स्तर पर विश्व रक्तचाप को लेकर, रक्तचाप की समस्या को लेकर, मधुमेह की समस्या को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर लोगों में अवेयर करना इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो रक्तचाप की जो व्यवस्था है, हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है, वो हर जगह, हर वर्ष के, हर आयु वर्ग के लोगों में देखने को मिल रहा है। छोटे से छोटे बच्चों से ले लीजिए और बुजुर्गों तक आपको ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को मिल रही है। और इसके कारण आप लोग देखिए कि युवा अवस्था में ही कई फिल्म स्टार हो, कॉमेडियन हो, बड़े बड़े लोग जो हैं, छोटे छोटे से बच्चे जो हैं, वो इसके कारण मृत्यु की शैया में जा रहे हैं। कई लोगों को इसके कारण यकृत संबंधी बीमारी हो रही है, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को हृदय रोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या बना हुआ आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में।
है ना। 55 मिलियन का आंकड़ा कम नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो 7.5 मिलियन का आंकड़ा भी बहुत बड़ा होता है, ये याद रखने की जरूरत है दोस्तों। तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, इसकी समस्या से सभी लोगों को अवगत कराने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है, और इसलिए भारत सरकार ने भी ये कार्यक्रम करके ये व्यवस्था की है, याद रखना है। अब हम बात करें दोस्तों यहीं पर एक और बार रक्तचाप के बारे में भी बात कर लेते हैं कि उच्च रक्तचाप होता क्या है। मैंने बताया इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं और इसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो हृदय है, हार्ट जो है, ये क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। सबको पता है हृदय क्या करता है, धड़क रहा है, पंपिंग का काम कर रहा होता है। अब हृदय आपका पंपिंग का काम करता है, इसको पंपिंग क्यों करना है, ताकि क्या करे, ये सभी जगह ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ मान लीजिए क्या, ऊर्जा। अगर आपको सभी जगह ऑक्सीजन और ऊर्जा का प्रवाह करना है तो प्रवाह करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब तरफ पंप करना पड़ेगा। तो आपका हार्ट जो होता है वो पंपिंग का काम करता है, जिसके माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन और हृदय ऊर्जा जो होता है उसका प्रवाह होता है। और ये किसके माध्यम से होता है, तो ये पूरा के पूरा जो व्यवस्था होती है ये धमनियों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होगी, धमनियों के माध्यम से। अब धमनियों के माध्यम से ये पूरा काम होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी सामान्य अगर है दर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सामान्य दर से पंपिंग करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसकी पंपिंग करने की जो गति है वो सामान्य से ज्यादा हो जाती है। जब सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो आपकी जो धमनियों के बाहर की दीवारें हैं, धमनियों के बाहर की जो दीवारें हैं उस पर इसका अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है, अत्यधिक दबाव पड़ता है। क्लियर। अगर ये सामान्य दबाव के साथ पंपिंग हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इसका दबाव अत्यधिक हो जाता है तो उस स्थिति को आप क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप। क्लियर। तो इस वजह से आपने देखा हाल ही में कई सारे फिल्म स्टार हो, कई सारे लोग हों, उनकी कम उम्र में मौत होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये मौत का, हार्ट अटैक का कारण बन जाता है ना। कई लोगों की इससे जो मौत हुई है वो बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके अवेयर के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया में। कब? 17 मई को एक वार्षिक तौर पर किया जाने वाला कार्यक्रम है ये। नेक्स्ट है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अब हम पहुंच गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जब हम बात करें तो कल की पीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन आए थे, प्रार्थना समाज की बात की थी, तो वो कहां, तो याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं एग्जाम में, आगे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो त्र्यंबकेश्वर जो है ये मंदिर है, ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, सबसे पवित्र माना जाता है, और संसार के स्वामी जो हैं उनको ये कहीं ना कहीं समर्पित व्यवस्था है शिव जी के लिए, ध्यान रखना है। ठीक। अब इसकी जांच यहां पर घटना हो गई महाराष्ट्र में, कहा, त्र्यंबकेश्वर में। घटना क्या हुई कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश करने के प्रयास का आरोप है। मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय है इसके कुछ लोगों ने नासिक में स्थित इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया, यह आरोप लगाया गया। तो यहीं से एक मुद्दा उठ खड़ा हुआ। इसी के लिए SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच दल का गठन महाराष्ट्र में किया गया है, और इसीलिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो चर्चा का मुद्दा है। आने वाली परीक्षा में प्रश्न दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। तो अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश किया कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, इस वजह से विवाद हो गया। अब इसके लिए क्या किया है कि जांच समिति गठित कर दी है। लेकिन यहाँ किस्सा क्या है, किस्सा ये है कि जो मंदिर प्रबंधन है वो कहता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश करने की अनुमति है, सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर में गैर हिंदू लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से कि गैर हिंदू लोगों को अनुमति नहीं है प्रवेश करने की, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसमें प्रवेश कर दिया, इस वजह से यहां पर विवाद हो गया और इसकी जांच के लिए सरकार ने SIT का गठन भी कर दिया। तो ये तो रहा कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो चर्चा में क्यों रहा, उस सब के बारे में। ठीक है। अब हम इसके अदर फैक्ट्स को देखते हैं। अदर फैक्ट्स कौन से हैं दोस्तों? ठीक है, तो अदर फैक्ट्स को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहां है, नासिक में है।
किसको समर्पित है क्या है सब तो हमने देख लिया। अब नासिक में कौन सी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी यहीं पर है। गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकम से ही निकलती है, याद रखिएगा, जो त्र्यंबकम है यहीं से गोदावरी नदी निकलती है, लगभग 1465 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। और इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि नासिक में गोदावरी के नदी के तट पर ही 12 वर्ष में क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में शिप्रा के तट पे, फिर आपका हरिद्वार में है ना, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, 4 जगह पर आपको कुंभ का मेला दिखाई पड़ता है हर 12 साल में। तो नासिक में गोदावरी के तट पर लगता है। जो गोदावरी नदी है उस नदी की हम बात करें दोस्तों तो ये भारत की सबसे प्राचीन नदी है, सबसे पुरानी नदी, इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं। अब चूंकि पुरानी है और पवित्र है तो बूढ़ी गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा बोल दीजिए या फिर इसको वृद्ध गंगा कहते हैं, याद रखना है। गोदावरी नदी जो है वो एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में आती है। यदि वो देखें तो प्रायद्वीपीय भारत जो है यहाँ की बड़ी नदियों में शामिल है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी, ध्यान रखना, जहाँ कुंभ का मेला भी लगता है नासिक में। ठीक, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में ही। तो ये गोदावरी नदी के बारे में हम लोगों ने बात की है। त्र्यंबकेश्वर की बात करें दोस्तों तो शिव जी का मंदिर, ये बात कर लिया। ये जो मंदिर है ये नागर शैली में बनाया गया मंदिर है, और नागर शैली जो रही वो उत्तर में हिमालय से लेकर तो दक्षिण में कन्याकुमारी पूरे क्षेत्र में प्रचलित विशेष मंदिर निर्माण शैली थी। अब चूंकि इसका नाम नागर है, ये किससे निकला है, नगर से निकला है। और इसको नागर क्यों कहा गया, क्योंकि इस प्रकार के जो शैली के मंदिर रहे वो पहली बार कहाँ बनाए गए थे, नगर में बनाए गए थे, इसलिए इस शैली का नाम नागर शैली पड़ गया है। और इसमें जो मंदिर होते हैं वो आधार से लेकर शीर्ष तक चतुष्कोणीय मंदिर होते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो मंदिर बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, चतुष्कोणीय बनाए जाते हैं, जो आधार से लेकर शीर्ष तक एक जैसे हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये मंदिर इस श्रेणी में बना हुआ मंदिर है, भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है, ये आप लोगों को याद रखना है। गोदावरी नदी यहाँ पर पड़ती है। हमने गोदावरी के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं, क्लियर। अच्छा, गोदावरी नदी को पुरानी नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी और भारत का सबसे प्राचीनतम जो भाग है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र ही कहलाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमने बात की त्र्यंबक मंदिर की। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2023 SAFF चैंपियनशिप। अब इस चैंपियनशिप की बात करें दोस्तों तो दक्षिण एशियाई देशों हेतु द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या, तो याद रखिएगा SAFF जो है वो दक्षिण एशियाई देशों के लिए है, पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन कौन करता है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, मतलब SAAF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका आयोजन करता है, इसलिए इसको SAAF कहा जाता है। इसका कौन सा संस्करण हो रहा है, 14वां संस्करण। कौन मेजबानी कर रहा है इसका, भारत। अब एग्जाम में आ सकता है कि SAAF फुटबॉल जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो भारत में कर रहे हैं। कब से होगा, 21 जून से 3 जुलाई तक होगा। कहां पे होगा, बेंगलुरु में होगा, ठीक है। इसका मौजूदा चैंपियन भी कौन है, भारत है। भारत ने नेपाल को हराया था और 2021 में इसको जीता था। कितना, कौन सा खिताब जीता था, 8वां खिताब जीता था भारत ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना, किसका, SAFF फुटबॉल टूर्नामेंट का, ठीक है। तो ये व्यवस्था आपकी देखने को मिलती है। और अगर बात करें तो इसमें कितनी टीमें होती हैं, इसमें 8 टीमें होती हैं। और कहीं ना कहीं इस बार क्या है कि 2 टीमें जो हैं वो बाहर की हैं इसमें अतिथि के तौर पर। एक है कुवैत को भी इसमें लिया गया है और लेबनान को भी लिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का है लेकिन इसमें कुवैत और लेबनान को भी लिया गया है। फेडरेशन इंटरनेशनलिटी फुटबॉल एसोसिएशन, ये किसका है, तो याद रखिएगा फीफा का फुल फॉर्म है, ठीक है। फीफा के द्वारा श्रीलंका के भाग को कहीं ना कहीं बोल दिया असमर्थ है, क्योंकि इसमें श्रीलंका पर निलंबन लगा दिया है फीफा ने, तो श्रीलंका इसमें भाग नहीं लेगा। अफगानिस्तान ने खुद को SAF से अलग कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि ये 2 कंट्रीज इसमें नहीं आने वाली हैं इस क्षेत्र की होने के बावजूद, जो पहले आती थी। कौन सी, अफगानिस्तान और श्रीलंका, जबकि कुवैत और लेबनान दोनों इसमें अलग से आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर का करंट को डिस्कशन। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप नोट कर रहे होंगे।
अगले लेक्चर में फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।